आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो कि सर्वव्यापी माने जाते हैं, जो सभी जगह पाए जाते हैं। और सभी जगह इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से मृदा में, जल में, वायु में और हमारे शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। इसीलिए इसे सर्वव्यापी कहा जाता है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर तो पाया जाता है, साथ ही प्राणियों तथा पादपों में भी पाया जाता है। हालांकि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ उपयोगी भी होते हैं, जिसका उपयोग कई फूड इंडस्ट्री में किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं तो वे रेतीली मिट्टी में भी पाए जाएंगे और लवण युक्त पानी और दलदल भूमि। तो यहाँ पे आ गया हमारा मिट्टी, पानी और भूमि, मतलब सभी जगह पे ये पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी में। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, और इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सभी आते हैं। अब देख लेते हैं अगला, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु जो है वो कहाँ वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में। विषाणु जो है जिसे वायरस कहा जाता है वो मुख्य रूप से जीवित कोशिकाओं में विकास करता है या वृद्धि करता है। विषाणु जो होता है वो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है या वंश वृद्धि करता है। वंश वृद्धि करता है जो विषाणु जो होता है। विषाणु जो होता है वो मुख्य रूप से एक कोश की अति सूक्ष्म कोशिका होता है। यह अकोशिकीय विषाणु जो होता है वह एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीवाणु होता है, अकोशिकीय होता है, और ये केवल जीवित कोशिका में ही मल्टीप्लिकेशन करता है या वृद्धि करता है। अब देख लेते हैं अगला, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, साइकस। साइकस जो है उससे साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना जो होता है वो मुख्य रूप से साइकस से प्राप्त होता है। यह जो होता है वो मुख्य रूप से कुछ हद तक शकरकंद जैसा दिखता है। यह शकरकंद के जैसा ही दिखता है और यह जो है उसके कंद को जब उस कंद से ही साबूदाना जो है वो बनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह जो है वो लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जो पितामह जो है वो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो हैं उन्होंने प्रजातियों के नामकरण की जो प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली, उनकी खोज की थी, जिसके कारण उन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। अब अगला, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज जो है वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया को देखा था, जो कि 1670 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से इसे सर्वप्रथम देखा था और यहीं से उन्होंने इसे सूक्ष्मजीव कहा था। अब है अगला, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो होते हैं वे उन पौधों में बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। और वहीं पे आवृत बीजी का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीजों पर छिलका होता है, जिनके बीजों पर कवर या
छिलका या कवर या आवरण भी कहा जाता है इसे, आवरण उपस्थित होता है, वे कहलाते हैं आवृत बीजी। और वहीं पे अब है अगला प्रश्न, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, छड़ रूपी। जीवाणु जो है वो मुख्य रूप से उनकी जो आकृति है वह छड़ रूपी होती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तपेदिक। अब है अगला, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है तो वह है इश्चीरिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है। ई कोलाई का ही नाम है इश्चीरिया कोलाई, जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अब है अगला, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जीवाणुओं में। अब है अगला, निम्न में से सबसे छोटा जीव है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हैजा। अब है अगला, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विषाणु। अब है अगला, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये रोग जो है वो मुख्य रूप से विषाणु के कारण उत्पन्न होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विषाणु। अब है अगला, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शैवाल के कारण। अब है अगला, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इसे अगार भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से अगार अगार का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रैक्टिकल्स में किया जाता है, जो कि जीवाणुओं के कल्चर को उगाने में किया जाता है। सवाल के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें उगाने के लिए, प्रैक्टिकल या लैब में उगाने के लिए पेट्री प्लेट में जो बेस तैयार किया जाता है वो मुख्य रूप से अगार से ही बनाया जाता है और ये अगार जो है वो मुख्य रूप से शैवाल से प्राप्त होता है। अब है अगला, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो कवक का जो अध्ययन है वो हमारा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। अब है अगला, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की। अब है अगला, सभी कवक सदैव होते हैं तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विविध पोषी। अब है अगला, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कोप्रोफिल्स। अब है अगला, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि जो शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हरे रंग के होते हैं और शैवाल में मुख्य रूप से क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है और अलग वर्णक भी उपस्थित होता है और ये जो हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो करते हैं और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो भी इनमें भी क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है और ये भी मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते हैं। अब देख लेते हैं अगला, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, परमेलिया से। अब है अगला, प्रकाश वर्ष इकाई है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई जो है वो मुख्य रूप से दूरी को मापने की इकाई है और दूरी को या लंबाई को एसआई मात्रक में मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। अब है अगला, पारसेक इकाई है तो यह है दूरी की। पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब है अगला, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है?
तो यहाँ पे समय का कौन सा मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, क्योंकि यह दूरी का मात्रक है। अब है अगला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कैंडेला। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी डायोप्टर। अब है अगला एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए करंट मापने की इकाई है। अब है अगला निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी द्रव्यमान। अब है अगला अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ऊर्जा। अब है अगला निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी संवेग। सदिश राशि जो है वो है संवेग। सदिश राशि के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं जैसे कि वेग, बल, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। वहीं पे अदिश राशि की बात की जाए तो अदिश राशि के अंतर्गत आती है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। सदिश राशि जो है उसकी परिभाषा देखा जाए तो जिसके परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं। सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों इसमें उपस्थित होंगे। परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं सदिश राशि। और वहीं पे अदिश राशि की बात की जाए तो जहाँ पे खाली अदिश राशि में क्या रहेगा, खाली परिमाण होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, जल में तरलता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी तृतीय नियम के। अब है अगला एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी डेवी ने। अब है अगला, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है, तो रदरफोर्ड ने। अब है अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वस्तु है वह तैरती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पेट्रोल का। अब है अगला, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 746 वाट के। अब है अगला, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर। अब है अगला, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी न्यूटन ने। अब है अगला, पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। अब है अगला, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जल के बहाव को। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी स्टील। अब है अगला, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। अब है अगला, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। अब है अगला, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। अब है अगला, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाष्पीकरण। अब है अगला, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। अब है अगला, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इस्पात में। अब है अगला, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ध्वनि से।
अब है अगला, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ध्वनि। अब है अगला, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा का है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सुचालक है। अब है अगला, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पोटेशियम। अब है अगला, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उच्च। आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक जो होते हैं मतलब जिनमें आयन उपस्थित होते हैं, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से उनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह भी उच्च होता है। अब है अगला, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सोडियम को। अब है अगला, विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यौगिक। अब है अगला, बारूद होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मिश्रण। अब है अगला, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कणाद ने। अब है अगला, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, न्यूटन। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, थॉमसन ने। अब है अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने। अब है अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चैडविक ने। अब है अगला प्रश्न, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। अब है अगला प्रश्न, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बोस। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसकी खोज की। अब है अगला, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परमाणु। अब है अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, परमाणु। अब है अगला, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अब है अगला, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अल्फा कण। अब है अगला, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने।